हमने कमेटी कर ली थी, पार्लियामेंट्री कमेटीज जो इम्पोर्टेंट थी कर ली थी बच्चे। अब ना तुम लोग के नोट्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं बच्चे, ठीक है, जैसे यूपीएससी हो गया, कैट हो गया। इन टॉपिक को ना हम बाद में करेंगे, मतलब एक ही साथ पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कर लेंगे, और जो भी स्टेचरीज बॉडीज हैं बच्चे उसको एक साथ कर लेंगे, स्टेचरीज बॉडीज और जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नीति आयोग। तो तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं कंट्री में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैचुरीज और एक्स्ट्रा का कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया। जैसे नीति आयोग जो है बच्चे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन ये स्टैचुरीज बॉडीज हो गई। तो इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, फाइनेंस कमीशन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एंड अदर बैकवर्ड कास्ट कमीशन, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जिनको हम लोग एक साथ करेंगे बच्चे। और उसके साथ कुछ हम लोग स्टेचरीज जो बॉडीज हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चे। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे बच्चे, वो टॉपिक कर लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना। जुबेरा माया आप लोगों को डिस्प्ले हो ही रहा होगा बच्चे, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग कर लेंगे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। और फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बच्चे, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चे क्योंकि फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था बच्चे, वो कब हुआ है, 1951 में, ठीक है ना, 1951 में। और हमने रिस्ट्रिक्टेड किसको किया, राइट टू प्रॉपर्टी को बच्चे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया बच्चे, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है बच्चे वो रिस्ट्रिक्टेड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और हमने जमींदारी प्रथा, ठीक है ना, लैंड ऑनरिंग जो सिस्टम चला रहा था ना बच्चे, उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लैंड रिफॉर्मेंस एक्ट लाया। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में मतलब हमने फिक्स कर दिया कि एक इंडिविजुअल के पास कितनी लैंड होनी चाहिए बच्चे। अगर उस इंडिविजुअल के पास उससे ज्यादा की लैंड है तो फिर उस लैंड को गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, और जिनके पास लैंड नहीं है उनमें क्या किया जाएगा, वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लैंड जो रिफॉर्मेंस एक्ट था ना बच्चे, वही राइट टू प्रॉपर्टी पे क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो इस चीज को लेकर भी कोर्ट में बहुत सारे लोग गए, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। और दूसरा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो पार्लियामेंट्री लॉ है। तो कंफ्लिक्ट हो गया कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है या लैंड रिफॉर्मेंस एक्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो ऑलरेडी क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को ही जुडिशरी ने स्टार्टिंग में क्या किया था, सपोर्ट किया था। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को सपोर्ट किया ही नहीं बच्चे। गोलकनाथवाद में यही था, ठीक है ना। तो जो गोलकनाथ है वो मैं अलग से सेपरेट बता दूंगा बच्चे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगने शुरू हुए थे बच्चे, वो कब से शुरू होते हैं, 1951 से। ऐसा मत बोल देना कि राइट टू प्रॉपर्टी पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे वो 1978 में लगे। हाँ, 1978 पे तो कंप्लीटली ही लगा दिया, लेकिन कुछ लॉ हमने फॉर्म करके राइट टू प्रॉपर्टी को क्या करना शुरू कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट करना हमने शुरू कर दिया, और हमने काफी रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है ना। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो लीगल राइट हो गया। लेकिन फर्स्ट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी को किस लॉ के थ्रू रिस्ट्रिक्ट किया गया था बच्चे, तो लैंड रिफॉर्म परफॉर्मेंस एक्ट। ये तुम्हें क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है। और लैंड रिफॉर्मेंस जो एक्ट था बच्चे, ये 1951 में आया। और 1951 में ही बच्चे नाइन्थ जो शेड्यूल था उसको क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया बच्चे। और नाइन्थ शेड्यूल में जिस भी सब्जेक्ट को हम लोग ऐड करेंगे बच्चे, नाइन्थ शेड्यूल में जो भी सब्जेक्ट ऐड होगा उस सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। यानी ये गवर्नमेंट को 1951 में जो गवर्नमेंट थी उसको पता था कि हम लॉ तो फॉर्म कर रहे हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है और जो राइट टू प्रॉपर्टी है बच्चे, उसमें दिक्कतें आएंगी, वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा ही होगा। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे बचा जाए, केस भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट करेंगे, तो इससे बचा कैसे जाए,
सीधा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को उठाकर 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया। अब जो भी सब्जेक्ट 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया जाएगा, उन सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और वो एक्ट क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में पता था कि उसकी वैलिडिटीज कैंसिल हो सकती है, तो उसकी वैलिडिटीज को मेंटेन करने के लिए बच्चे 9 शेड्यूल फॉर्म किया गया था। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस और मिनरवा मिल जब केस आया बच्चे, ये जब दोनों केस आए, तो ये बोला गया कि अगर 9 शेड्यूल में कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उन सभी लॉ का जुडिशियल रिव्यू होगा। और बहुत सारी गवर्नमेंटों ने ऐसा किया भी था। मद्रास गवर्नमेंट ने ओबीसी को रिजर्वेशंस दे दिया, मतलब रिजर्वेशंस 50% से ज्यादा हो गए थे बच्चे, और उस रिजर्वेशंस प्रोविजंस को उठाकर किसमें रख दिया, 9 शेड्यूल में। बाद के जो केसेस आए थे बच्चे, उसमें 9 शेड्यूल में अगर आज भी कोई सब्जेक्ट आप ऐड करते हो तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर वो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है बच्चे, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? इतनी कोई दिक्कत इसमें? दूसरी चीज है बच्चे, जो तुम लोग के पास नोट्स है बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स, सॉरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं, तो इनको ध्यान में रखना है बच्चे। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है बच्चे, वो 1956 में आया था। फजल, हाँ बच्चे, प्रेजेंट हो रहा होगा ना नोट्स? किसके पास प्रेजेंट हो रहा होगा तुमने नोट्स? अच्छा, हार्ड कॉपी आ जाएगा बच्चे, अगर जुबेरा तो आके ले जाए बच्चे, बाकी ठीक है ना, कल परसों में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा बच्चे, मुश्किल, ठीक है ना। तो इसको निकाल लो, तब तक तो तुम लोग निकाल के इसे करते रहो जब तक नहीं आता, ठीक है। बाकी नोट्स कल परसों में निकल जाएगा बच्चे, प्रिंट होके आ चुका है, स्पायरल होने के लिए दिया गया, तो कल परसों में तुम्हारे पास आ जाएगा, मतलब इस वीक में तुम्हें मिल जाएगा नोट्स, ठीक है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, यहाँ पे आओगे बच्चे, तुम हम लोग को नोट्स पे दिख रहा होगा सेवेंथ शेड्यूल, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, जो 1956 में, यानी 1956 में बच्चे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है बच्चे, ठीक है ना, 1956 का, यानी वन लैंग्वेज वन स्टेट बच्चे। इंडिया में जो भी स्टेट बनाए गए हैं बच्चे, वन लैंग्वेज वन स्टेट के प्रिंसिपल पर बच्चे, एक लैंग्वेज एक राज्य होगा, ठीक है बच्चे। और ये एडवाइस वैसे तो रिजेक्ट हो रही थी बच्चे, लेकिन बाद में इसी एडवाइस को एक्सेप्ट किया गया था। पहले हम इसके सपोर्टिव नहीं थे कि लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट को फॉर्म किया जाए, ठीक है, क्योंकि स्टेट जो फॉर्म करने थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे फॉर्म करने थे, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन करना भी आसान हो बच्चे। अब देखोगे कि वन लैंग्वेज वन स्टेट की वजह से थोड़ी सी इंडिया में प्रॉब्लम भी आती है, कैसे बहुत सारे स्टेट हैं, फॉर्म तो हो गए, लेकिन वहां उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए जो रिसोर्सेज होना चाहिए, वो रिसोर्सेज उस स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस स्टेट का डेवलपमेंट भी नहीं होगा बच्चे, पूरी तरह से डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आपके पास रिसोर्सेज की बहुत जरूरत। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होता है तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते, टेरिटरीज को ध्यान में रखते, पॉपुलेशन को ध्यान में रखते, और इसके बेसिस पर अगर स्टेट फॉर्म होते तो फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चे। तो 1956 में बच्चे हमारे पास 14 स्टेट्स थे, ठीक है, 14 स्टेट थे। और कॉन्स्टिट्यूशनली 1956 में लैंग्वेजेस कितनी थी बच्चे, 14 ही लैंग्वेजेस थी बच्चे, ठीक है ना, 14 लैंग्वेजेस थी, 14 स्टेट थे। और उस पीरियड में बच्चे 6 यूटीज थे बच्चे, ठीक है, 6 यूटीज, ठीक है ना, 6 यूनियन टेरिटरीज थी। बाद में धीरे धीरे, ठीक है ना, स्टेटेड, इस जो स्टेट थे उनको दोबारा फिर से क्या किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया। तो अब प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चे, लेकिन वो सारे इसी प्रिंसिपल्स पे हैं,
और सबसे पहला जो स्टेट था बच्चे जो लैंग्वेज पे फॉर्म हुआ था वो आंध्र प्रदेश है और सेकंड तमिलनाडु है बच्चे। तो पेपर में तुमसे पूछेगा कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हुआ था, तो आपको बच्चे ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश जो है बच्चे वो फर्स्ट स्टेट है। क्लियर है बच्चे? तमिलनाडु जो है वो सेकेंड स्टेज था, ये ध्यान में रखना है। तो सेवेंथ शेड्यूल में इतनी ही चीजें तुम लोगों को ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। और फिर जब ये 14 स्टेट बने बच्चे, तो फिर जो हमारे पास काउंसिल ऑफ स्टेट था उसमें हमें क्या करना पड़ा, सीटों को दोबारा से रीएलोकेट एलोकेट करना पड़ा बच्चे। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इसमें 7 शेड्यूल में तुम लोग को ये ध्यान में रख सकते हो बच्चे। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, इसमें हाई कोर्ट के जो जजेस हैं बच्चे उनके रिटायरमेंट एज को क्या किया गया था, ठीक है ना, कितना कर दिया गया, 62, ठीक है, वाज राइज टू 60 ईयर्स, 62 ईयर्स फ्रॉम 60, मतलब कम कर दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, 60 से करके 62 साल कर दिया गया, ठीक, बढ़ा दिया गया। मतलब पहले जो हाई कोर्ट के जजेस होते थे बच्चे उनकी रिटायरमेंट एज 68 थी, ठीक है, अब 62 है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं बच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 है। ये ध्यान में रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 65 है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शंस है बच्चे, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था। हाई कोर्ट के जुरिडिक्शंस को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना ही बस ध्यान में रखना। 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, ठीक है ना। 20th छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। 20th 7 जो है बच्चे वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बच्चे। तो इसमें हम लोग जनरली देखेंगे बच्चे कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं बच्चे वो मैक्सिमम असम से निकले हुए हैं बच्चे। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं बच्चे उसमें से मैक्सिमम स्टेट जो है वो असम से ही उनका क्या होता है, ओरिजिनेशन होता है। वो ओरिजिन उनका असम ही है बच्चे। उन एरियाज को थोड़ा सा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 42nd में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं बच्चे वो सारी इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 1976 में बच्चे 3 वर्ड ऐड किए गए, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटीज बच्चे। प्रियम्बल में यूनिटी टर्म्स पहले से है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटीज, सोशलिस्ट और सेकुलर। सोशलिस्ट अप्रोच से ये पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है बच्चे वो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। और सोशलिस्ट जो मॉडल है उसमें से कौन सा हम लोग मॉडल अडॉप्ट करते हैं, फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म क्या होता है बच्चे, यानी हमारे कंट्रीज के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कंट्रीज में जो भी चेंजेस करना है, थ्रू लॉ होंगे, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। तो जहां पे हम लॉ का यूज करके बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला रहे हैं सोसाइटीज में, उसको फेवियन सोशलिज्म बोला जाता है बच्चे। गिल्ड सोशलिज्म भी होता है, मतलब एक गिल्ड जो बाजार के लोग होते हैं, मार्केट प्लेयर्स जो होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म के अकॉर्डिंग मार्केट को रन करा रहे हैं, पूरे सोसाइटीज को रन कर रहे हैं। तो सोशलिज्म के भी कई टाइप्स हैं जो हम लोग आइडियोलॉजी जब करेंगे बच्चे तो उसमें, तो यहाँ पे सोशलिस्ट, ठीक है, इंटीग्रिटीज, ये 3 वर्ड हैं बच्चे, ध्यान में रखना है, ठीक है। और ठीक है ना, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी द क्वेश्चन इन एनी कोर्ट बच्चे। तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, ठीक है ना, जुडिशरी के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, ठीक है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह के क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पूरा माना जाता है कि वो पूरा इमरजेंसी का जो टाइम है बच्चों, उसको इंडिया का लोग मतलब डेमोक्रेसी का डार्क एज बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पूरा एक डार्क चैप्टर माना जाता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। एक्सटेंशंस ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बच्चे। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे कि डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था।
यानी डीपीएसपी को इम्पोज्ड अगर हम करना चाहते हैं बच्चे तो करेंगे, फंडामेंटल राइट वायलेट ही क्यों ना हो जाए। तो डीपीएसपी का काफी एक्सटेंशंस करना था। क्यों? क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही था बच्चे कि 1976 में ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, पावर्टी बहुत ज्यादा हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, करप्शन बहुत ज्यादा था। इन सभी को ने क्या करना था? कंट्रोल करना था। तो कंट्रोल करने का अप्रोच यही था कि इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, डीपीएसपी को इन्फोर्स कराया जाए। अब डीपीएसपी को अगर इन्फोर्स कराओगे ज्यादा ना, तो फिर फंडामेंटल राइट आपके कम होने लगते हैं। स्टेट यहाँ पे क्या हो रहा था, एकदम पूरी तरह से वेलफेयर स्टेट के नेचर में आ रहा था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन ले रहा था? स्टेट ले रहा था। तो लोगों के फ्रीडम जो थे वो कम होने लगे बच्चे। तो ये एक डिस्प्यूट है। बाद में 1980s में जब हम देखते हैं बच्चे, यानी इमरजेंसी खत्म होने के बाद 80s में मिनरवा मिल्स केस आता है, जहां पे डीपीएसपी के एक्सटेंशंस को, ठीक है ना, जो डीपीएसपी का पूरा एक्सटेंशन है बच्चे उसको रिड्यूस कर दिया गया, और सिर्फ एक ही दो आर्टिकल 39B और 39C को इम्पोर्टेंस दिया गया था फंडामेंटल राइट से ज्यादा। यानी 39B और जो 39C है बच्चे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं फंडामेंटल। बाकी के जो डीपीएसपी हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है। 42nd में तुम देखोगे कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है बच्चे उसको भी क्या किया गया था? ऐड किया गया था। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चे उसको भी हम क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस कंट्री से बोरो किया था? हम्म, बताओ अनुष्का, माया, जुवेरा बच्चे, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया है बच्चे? आवाज आ रही है सभी लोगों को? माया, अनुष्का, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है बच्चे, किस कंट्री से हमने बोरो किया है? हम्म, अनुष्का, ठीक है। यानी यूएसएसआर से बच्चे ने फंडामेंटल ड्यूटीज को गौरव किया। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं बच्चे वो ड्यूटीज को इम्पोर्टेंस देती हैं। जो ड्यूटीज होती हैं बच्चे उसको इम्पोर्टेंस जो है बच्चे वो कौन देता है? ड्यूटीज को। ड्यूटीज जो है बच्चे उसको इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है बच्चे वो कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है। जो लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं बच्चे वहाँ पे ड्यूटीज उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है बच्चे, वहाँ राइट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है ना। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चे, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चे, ठीक है ना, ये हमने यूएसएसआर से बोरो किया था। और ड्यूटीज आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं बच्चे कम्युनिस्ट कंट्रीज में। आप ड्यूटीज को तोड़ नहीं सकते हो। ड्यूटीज जो है बच्चे उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपके बस कोई चॉइस नहीं है कि ड्यूटीज को आप क्या कर रहे हो, मानने से मना कर रहे हो। ये चीजें नहीं हो सकती है बच्चे वहां पे। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखोगे बच्चे, जो जुडिशियल रिव्यू था, तो जुडिशियल रिव्यू को भी क्या किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में रिस्ट्रिक्ट किया गया। वैसे तो किसी पर्टिकुलर आर्टिकल में जुडिशियल रिव्यू नहीं है बच्चे। जुडिशियल रिव्यू को जब भी हम देखते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 13 है बच्चे और आर्टिकल 32 है बच्चे। ठीक है ना। तो जुडिशियल रिव्यू हमें समझ में आता है 13 एंड 32 टू के थ्रू। बाकी जगह पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। एंड इमरजेंसीज ड्यूरेशंस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं बच्चे, उनका टेन्योर जो है बच्चे वो 5 ईयर से इंक्रीज होकर 6 ईयर हो जाता है। तो इंदिरा गांधी ने लोकसभा का भी जो टेन्योर 5 ईयर था बच्चे उसको इंक्रीज करके 6 ईयर कर दिया। ठीक है। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करके बच्चे 5 ईयर किया गया था, क्योंकि लोकसभा फिक्स है कि जो टेन्योर होगा लोकसभा को 5 ईयर होगा। लेकिन उन्हें अपनी चीजों को क्या करना था? एग्जिस्टेंस में लाना था। जो प्रोमिसेस थे उनको पूरा करना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो असेंबलीज टेन्योर था, नॉर्मल जो टेन्योर था उसको उन्होंने बढ़ा दिया था उस टाइम।
तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चे यहाँ पे तुम लोगों को। एंड ठीक है ना। और डीपीएससी में बच्चे की जो भी मैनेजमेंट है या जो भी इंडस्ट्रीज है बच्चे, तो उस इंडस्ट्रीज में या उस मैनेजमेंट में, उस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर का भी क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जब मैनेजमेंट में वर्कर की पार्टिसिपेशन को हम लाते हैं ना बच्चे, तो प्रेजेंट द सोशलिज्म, ये सोशलिज्म को क्या करता है, प्रेजेंट करता है कि जो मैनेजमेंट है वहां पे वर्कर क्लास से भी उनका लीडर जो होना चाहिए उसमें आना चाहिए। तो ये चीजें हैं बच्चे। प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बच्चे, तो ये सारी चीजें तुम्हें फंडामेंटल ड्यूटीज में मिल जाएंगी, जहाँ पे फॉरेस्ट और इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया गया था बच्चे। और चाइल्ड, ठीक है ना, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन है बच्चे, यूथ, ठीक है ना, अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, बच्चों के साथ अगर कोई एक्सप्लाइटेशन हो रहा है बच्चे, ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, रोकेंगे। कोरम की जो कंडीशंस थी बच्चे, वो पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया बच्चे, कि कोरम की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वापस इसको कंटिन्यू किया गया कि नहीं, कोरम होनी चाहिए, मतलब इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में नो कोरम, ठीक है, सेशन हो जाएगा विदाउट कोरम के, जितने भी लोग होंगे बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, जो जूरी सिस्टम था बच्चे, ठीक है, ठीक है, जूरी सिस्टम को काफी इंपॉर्टेंस उस समय दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट जब भी जजमेंट करता था ना, तो वो जूरी सिस्टम एक बैठता था, उसकी ही एडवाइस पे जो कोर्ट होता था वो करता था बच्चे। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है बच्चे, द प्रेसिडेंट शैल बी बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बच्चे। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया है बच्चे, ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो प्रेसिडेंट को बाउंड करता है। तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, अमेंडमेंट है, वो प्रेसिडेंट को क्या कर देता है, बाउंड करता है, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के ऊपर एक तरह का, हाँ बच्चे, मतलब बाउंड का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट अपने आर्बिट्रीज पावर का यूज नहीं करेगा बच्चे, मतलब अपने, ठीक है ना, आर्बिट्रीज पावर का मतलब अपने विवेक का, अपने विजडम का, अपने आईक्यू का यूज नहीं करना है बच्चे, अपनी इच्छा से कोई डिसीजंस वो नहीं देंगे। उन्हें जब भी डिसीजंस देना है तो वो डिसीजंस एड एंड एडवाइस होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। इसको बाउंड करना बोलते हैं। उससे पहले प्रेसिडेंट जो था बाउंड नहीं था, तो काफी फाइट भी होता था बच्चे पीएम और प्रेसिडेंट में, ठीक है, क्योंकि वो अपने आर्बिट्रीज पावर का यूज कर देता था, चीजों को रोक देता था, तो पीएम को काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। तो यहाँ पे आर्बिट्रीज का मतलब यह है कि पीएम जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो बाउंडेड होगा, ठीक है ना, बाउंडेड मतलब प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट डिसीजंस लेगा, लेकिन एड एंड एडवाइस किसका होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे क्या करना है आपको, डिसीजन। क्लियर है बच्चे। ठीक है, एक चीज तुम लोग देखोगे बच्चे, एक फोर्स होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती है, ठीक है ना, सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है बच्चे। तो ये सीआरपीएफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है बच्चे। अब किसी भी स्टेट में अगर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है और उस स्टेट में लैंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब है और लैंड ऑर्डर उस स्टेट के स्टेट पुलिसिंग से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीआरपीएफ को क्या करती थी, भेजती थी, लेकिन उस स्टेट के डिमांड पे, रिक्वेस्ट पे। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि नहीं, मुझे अगर लगा कि लैंड एंड ऑर्डर डिस्टर्ब है और आपके पुलिसिंग सिस्टम से मैनेज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट विदाउट आपके रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस को भेज देंगे आपके स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये फेडरल सिस्टम के टोटली क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया बच्चे। गवर्नेंस फेडरल सिस्टम पर बेस्ड है और आप मुझसे एडवाइस ही पूछ ही नहीं रहे हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कि ये कहीं पॉलिटिकल उनका एक मोटिव हो, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ऐसा किया जाता है।
तो ये सारी चीजें इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू कर दी थी बच्चे। बाद में उसको क्या किया गया, एबॉलिश किया गया बच्चे, कि अगर किसी भी स्टेट में लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो लैंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना बच्चे, वो उसी स्टेट के पुलिसिंग को दी जाती है। उससे नहीं हो रहा है, फेलियर हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल गोधरा कांड हुआ। तो जो गोधरा कांड हुआ था बच्चे 2000 का, गोधरा जो कांड था, तो उसमें माना गया कि यहाँ के पुलिसिंग का बहुत बड़ा रोल है गोधरा कांड में बच्चे। पुलिसिंग ने भी जो राइट्स करने वाले लोग हैं उनको क्या किया है, सपोर्ट किया है। पुलिसिंग पे भी क्वेश्चंस मार्क लग गए थे, और सिचुएशंस इतनी खराब हो गई बच्चे कि आर्मी को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा गोधरा में। गुजरात के गोधरा में आर्मी को डिप्लॉय करके ये प्रॉब्लम जाकर सेटल हुआ था। मतलब कुछ ऐसी सोसाइटीज और कॉलोनीज थी जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, जिसको टारगेट किया गया था। जैसे गुलमोहर सोसाइटीज हैं, वहां के सांसद को जला के मार दिए सब, पूरी गुलमोहर सोसाइटीज को जला दिया। तो उसमें ये लगाया गया था, उस पर एक बुक भी लिखी गई है काफी अच्छा, और वो जिन्होंने बुक लिखी थी वो आर्मी के ब्रिगेडियर ही थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी थे, जिसमें उन्होंने बोला था, उनकी बुक में ऐसा है, वहाँ की पुलिसिंग सिस्टम ने राइट्स करने वाले लोगों को सपोर्ट किया था। तो उनकी यही डिमांड थी कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स को यहाँ से दूसरे जगह भेजा जाए, और बाहर के ऑफिसर्स को यहाँ पे डिप्लॉय करके ही हम इन राइट्स को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वरना यहाँ के जो पुलिस वाले जो हैं, पुलिस हेड जो हैं, वो राइट्स वाले को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उस समय जसवंत सिंह और उस समय के जो लोग थे, फिर वो, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगा, नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं बच्चे। तो अभी भी सेंट्रल आर्म पुलिस को अगर भेजना होता है किसी स्टेट में, क्योंकि जो सीआरपीएफ है बच्चे, वो होम मिनिस्ट्रीज के अंडर आती है बच्चे। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सारे जो हैं होम मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में है फोर्सेस बच्चे। ये पुलिस हैं बच्चे। फोर्स तीन ही है आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बच्चे। लेकिन हम इनको ट्रेनिंग उतना ही देते हैं जितना हम लोग आर्म्ड फोर्सेस को देते हैं, क्योंकि एक यूएन का भी तो प्रिंसिपल है ना कि आपके पास कितनी फोर्स हो सकती है। उससे ज्यादा आप रखने का मोटिव ये है कि आप अपने अगर डिफेंस को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मोटिव ये भी तो हो सकता है कि आप अपने स्टेट का एक्सपेंशन चाहते हैं। ठीक है, कहीं आपका मोटिव ऐसा तो नहीं, तो एक रिस्ट्रिक्शन है। ये वार जैसी चीजों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वार जैसी चीजें क्या हो सकती हैं, प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर कोई अपने आप को डिफेंस तौर पे बहुत मजबूत कर रहा है, ठीक है, एक तो होता है कि मुझे अटैक करना है, कुछ लोग डिफेंस इसलिए भी स्ट्रांग करते हैं कि मुझे अब डिफेंस करना है अपना। ठीक है ना, एक तो एकदम एग्रेसिव पॉलिसीज होती है और दूसरे क्या होता है, ऑफेंस करते हैं। तो वहां पे चीजें क्या होती है, फोर्स जैसी चीजें बनाई जाती है। तो बहुत पहले तो यही लोग आईआर में बोलते थे कि बड़ा फोर्स रखने का मतलब ये है कि इसका मोटिव जो है बहुत अग्रेसिव है, ये मतलब लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन बाद में जिसे कैनथ वाल्टर्स उसने कहा नहीं, ऑफेंसिव भी तो हो सकता है, वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी बड़ी फोर्स तैयार कर रहा है। क्योंकि हम सिक्योरिटीज के लिए कभी भी किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको अपने नेशनल सिक्योरिटीज के लिए आपको खुद अपने ही लेवल पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें रहती, इसीलिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए तुम देखोगे कि रिलेशंस में ऊपर नीचे थोड़ी सी रहती हैं चीजें। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट आओगे तो इमरजेंसीज प्रोविजंस हैं बच्चे। नेशनल इमरजेंसीज बी प्रोक्लेम्ड इन अ पार्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, and the one time duration of president rule the state under the article 56 was extended from the 6 month to 1 year बच्चे। ठीक है ना, तो इन्होंने इमरजेंसीज में भी क्या कर दिया, चेंजेस किया बच्चे। जो इमरजेंसीज प्रोविजंस हैं बच्चे, उसमें भी चेंजेस जो है वो किए गए थे। जिसे नेशनल इमरजेंसीज तभी लगाई जाएगी कंट्री में बच्चे, वार, एक्सटर्नल वार और आर्म्ड रिबिलियन, सशस्त्र संग्रह, हथियार हथियार लेकर पूरा एकदम सिविल वार की कंडीशन होती है ना। तो सिविल वार में क्या होता है, आर्म्ड रिबिलियन ही तो होते हैं, आर्म्ड रिबेल्ड ग्रुप होते हैं। एक्सटर्नल वार का मतलब है कि इंडिया पे
किसी दूसरी कंट्री का अटैक हो गया बच्चे, वार को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बहुत तरह के वार होते हैं। मतलब वार टॉपिक ही है आईआर का, मतलब कई तरह के अब तो वार होते हैं। सिविल वार हो गया, बहुत तरह के वार हैं। तो वार, एक्सटर्नल वार और आर्म्ड रिविलियन की कंडीशन में बच्चे हम नेशनल इमरजेंसीज प्रोक्लेम करते थे पहले। यही तीन वर्ड थे नेशनल इमरजेंसीज लगाने के। 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था बच्चे, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया, ये जो आर्म्ड रिविलियन था ना बच्चे, इसको काट के इसके जगह पे इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड ऐड कर दिया। और इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड ऐड करके बच्चे उन्होंने एक्ट बना दिया एक, मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट बच्चे। ठीक है। अब जितने भी आप, अब उसकी जो इंटरनल डिस्टरबेंस है बच्चे, उसकी तो अब डिफिनीशन जो है, उसमें तो कोई भी डिस्टरबेंस इंटरनल में आ जाएगा और नेशंस के अगेंस्ट मान लिया जाएगा। तो मीसा एक्ट के बिहाफ पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जो जिनको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को दिक्कत थी, जिन जिन पॉलिटिशियंस से बच्चे, जिन जिन लीडर्स से, और उसी समय बच्चे जब मीसा एक्ट आया, उसी समय जयप्रकाश नारायण जो थे, वो टोटल रिवोल्यूशन चलाया उन्होंने, संपूर्ण क्रांति। मतलब उसमें कई 7 डायमेंशन है उस टोटल रिवोल्यूशन में बच्चे। टोटल रिवोल्यूशन का जो है वो जयप्रकाश नारायण, वैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में करेंगे तो ध्यान रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। मतलब पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स होना चाहिए, एजुकेशन में रिफॉर्म्स होना चाहिए, मतलब उन्होंने कई जगह रिफॉर्मेंस की डिमांड की थी बच्चे। ठीक है। तो जो जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवोल्यूशन था ना बच्चे, उसने इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंजेस लाया। चेंजेस क्या किया, उस रेवोल्यूशन ने कांग्रेस को तोड़ दिया, कांग्रेस आई और ओ के फॉर्म में। कांग्रेस बाद में आई बन गया और कांग्रेस में ही ओ बन गए बच्चे। ठीक है ना। मतलब कांग्रेस वो वाले वो लोग थे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, जो पीएम बनना चाहते थे, जैसे मोरारजी देसाई। ठीक है। और कांग्रेस के बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज थी बच्चे, 1954 के आसपास जनसंघ बनी थी, 50s या 50 या 54 के बीच में है जनसंघ। बाद में वही जनसंघ जनता पार्टी बना। जनता पार्टी के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी, आरजेडीयू, आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी, ये बहुत सारे निकले बच्चे। और समाजवादी आंदोलन यूपी में काफी बड़ा है, जिसमें राम मनोहर लोहिया का नाम आता है बच्चे। ये समाजवादी नेता है ना। सप्त क्रांति मतलब 7 रेवोल्यूशन हैं बच्चे। ठीक है ना। 4 पिलर्स कंसेप्ट, चौखंबा, मतलब काफी चीजें हैं, तो ये इसी पीरियड की हैं बच्चे। क्लियर है, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड हो रहा है आप लोगों को। ठीक है। तो ये इमेजिन उन्होंने सिर्फ इंटरनल डिस्टरबेंस यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया बच्चे, आर्म्ड रिविलियन के जगह पे। और अब प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा उसको, तो उन्होंने क्या कर दिया, मीसा एक्ट बना दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट। और जो मीसा एक्ट था बच्चे, जो मीसा एक्ट था, उस मीसा एक्ट के बिहाफ पे ही लोगों को गिरफ्तारी करनी शुरू की। अभी कौन सा एक्ट बनाया है नेशनल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अगर जाओगे तो, यूपीए। ठीक है ना। तो किसी को, ठीक है, तो किसी को भी पकड़ के डाल देगी। उससे पहले पोटा और टाडा होता था, वो भी फॉर नेशनल सिक्योरिटीज था। ठीक है। तो उसका मिसयूज भी काफी होने लगता है। हम लॉ बनाते हैं क्राइम को रोकने के लिए, लॉ इसलिए नहीं बनाया जाता है कि क्राइम ही बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है। और उसका सिस्टम मिसयूज करता है, अगर आप सिस्टम के अगेंस्ट जाओगे तो। वो इंदिरा, हर सरकार में ये चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी बच्चे। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। और दूसरा जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज है बच्चे, इसको लेकर काफी अभी भी झगड़ा होता रहता है। क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज में क्या होता है बच्चे, कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो गवर्नर है, स्टेट में जो गवर्नर की पोस्ट है, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहती है वैसा स्टेट गवर्नर करता है, तो बड़ा तालमेल होता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा प्रेसिडेंट को एडवाइस करती है, वो लोग गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है। तो गवर्नर भी क्या होता है, उसी पॉलिटिकल पार्टी से आता है जो सेंटर में होती है। तो इसको लेकर बहुत झगड़ा होता है गवर्नर और सीएम के बीच में बच्चे।
क्योंकि अगर गवर्नर किसी दूसरे पार्टी का है और रूलिंग पार्टी कोई और है तो सीएम को काम करना बहुत आसान नहीं है बच्चे। जैसे दिल्ली में तुम रोज देखोगे झगड़ा होता रहता है, यहाँ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का चक्कर। स्टेटों में भी ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बहुत, मतलब गवर्नर जो है, तो वो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज थी। मतलब वैसे तो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अकॉर्डिंग टू मशीनरी जो चलनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन वैसे नहीं चल रही है, तो आप प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगा दीजिए। लेकिन क्या होता है कि इसका भी मिसयूज करके प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगा देते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज है बच्चे उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है। जैसे ऐसा एक केस है जो काफी डिबेट में था बच्चे, वो एपीजे अब्दुल कलाम के समय में। एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति थे तो उसी समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया से बाहर थे, बिहार में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज की मांग कर दी, ये बोल के कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने तो बाहर है तो उनको पता नहीं है सिचुएशंस क्या है, ठीक, उन्होंने लगा तो दी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज। और उस प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज का क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ। जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में जाने का मतलब ये है कि सीधा प्रेसिडेंट के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आपके देश का प्रेसिडेंट कैसा है। एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने कहा कि मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, ये जो चीज है वो आप ले, ठीक है। तो बाद में मनमोहन सिंह ने प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज खत्म की गई, पीएम ने अपनी गलती मानी, तो फिर जाके एपीजे अब्दुल कलाम जो थे माने, ठीक है भाई। उनको थोड़ी ऐसा था कि मैं किसी पॉलिटिकल मोटिव से होकर मुझे काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उनको कैबिनेट में जगह दे रहे थे कि आप कैबिनेट का पार्ट हो जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया। और सेकेंड टाइम भी वो प्रेसिडेंट बन जाते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, प्रेसिडेंट और ये सारी चीजें नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दी। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है बच्चे ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, ठीक है ना, मतलब तुम 6 मंथ तक प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगा सकते हो बच्चे। जब भी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगेगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटेन रिक्वेस्ट पे लगती है बच्चे, रिटेन होना चाहिए रिक्वेस्ट। जब भी पड़ेगी तो रिटेन में आप डिमांड करोगे तभी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगेगी। स्टार्टिंग में नहीं, ये क्या होता है बच्चे कि 2 मंथ के लिए लगता है, 2 मंथ में रेक्टिफाई करना जरूरी है रेजोल्यूशन को, तभी वो इमरजेंसी 6 मंथ लगेगी। 6 मंथ के बाद सिचुएशंस अगर सही नहीं है तो इमरजेंसीज को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो वापस आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा उस इमरजेंसीज को कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप बिल नहीं लाएंगे तो जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट होगा वैसे ही वो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज कैंसिल हो जाती। क्लियर है बच्चों? माया, अनुष्का, जुबेरा, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं बच्चे, ठीक है, जो, ठीक है, जिनको हमने कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किया बच्चे। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन जो है बच्चे 1976 से पहले, एजुकेशन जो था बच्चे वो 1976 से पहले, ठीक है ना, जो एजुकेशन है बच्चे 1976 से पहले बच्चे स्टेट लिस्ट का पार्ट होता था, ठीक है। 1976 में बच्चे इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाला गया बच्चे। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे बच्चे जो स्टेट लिस्ट से उनको शिफ्ट किया गया कॉन्करेंट लिस्ट में, जो तुम्हें एग्जाम्पल के फॉर्म में ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शंस में ना इलिमिनेट करने के लिए देगा बच्चे, ठीक है ना, आपको इलिमिनेट करने के लिए देगा कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है बच्चे। जैसे पूरा प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बच्चे, ठीक है, वेट एंड मेजर्स हो गया बच्चे, पॉपुलेशन कंट्रोल, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें, एजुकेशन,
ये सारी चीजें किसके पार्ट माने जाते हैं बच्चे? कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट माने जाते हैं। इनको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं बच्चे। और जो पब्लिक सर्वेंट थे बच्चे, उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता था, मतलब प्रमोशंस को लेकर, ट्रांसफर को लेकर बच्चे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे कैट फॉर्म किया गया था। ठीक है ना, कैट बनाया गया था। जितने भी सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं ना, प्रमोशन किसी का पहले कर देते हैं सब, किसी का बाद में कर देते हैं। तो लोग पहले ये प्रॉब्लम जुडिशरीज के पास जाता था। ऑलरेडी जुडिशरी के पास इतना सिविल और क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से ये प्रमोशंस के प्रॉब्लम्स जाने लगे, बैंकिंग प्रॉब्लम्स जाने लगे। तो इन चीजों को देखते हुए ना बच्चे, सिविल सर्वेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए कि आपके प्रमोशंस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर झगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ट्रिब्यूनल्स में आइए, प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व किया जाए। तो देखोगे धीरे धीरे कोर्ट का जो बर्डन है वो कम किया जा रहा है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए। जैसे इन्वायरमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गया बच्चे। ठीक है ना, और उनको ना सिविल पावर्स दिए जा रहे हैं। इन तरह के ट्रिब्यूनल्स को सिविल पावर्स होता है, सिविल राइट्स, सिविल पावर उनको दिया जाता है। मतलब जो रूल एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है ना, उसको समन किया जा सकता है उस एजेंसीज में, आपको बुलाया जाएगा, आप आइए। ठीक है, कंज्यूमर्स को लेकर, जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट होते थे ना, तो बहुत सारे लोग उसमें कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा दे, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वहां वो भी क्वाइसी जुडिशियल है। मतलब क्वाइसी जुडिशियल फीचर नेचर का वो भी है। मतलब सिविल राइट उनके पास होता है, क्रिमिनल राइट्स नहीं दिया जाता, यानी वो किसी को बुला सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो ट्रिब्यूनल्स में की जाती है। तो ट्रिब्यूनल्स का जो कंसेप्ट है बच्चे, वो यहाँ से आता है। एंड नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, 44th है, जो 1978 में आया। यानी फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया बच्चे? एबॉलिश कर दिया। मतलब आर्टिकल 19 में से भी राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया। प्रॉपर्टी दो जगह था आर्टिकलों में, 19 में भी प्रॉपर्टीज था। आर्टिकल 19 ए में प्रॉपर्टीज के भी राइट हैं बच्चे। ठीक है, उसके सबसे लास्ट में राइट टू प्रॉपर्टी था, वहां पे भी एक्वायर एंड एक्विजिशन। ये फ्रीडम तो है, मैं जितना हो सकता है उतना प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता हूँ, अगर मैं और मैं सिंपल सी बात है करूंगा, अगर मेरिटेड हूँ, एफिशिएंसीज है, स्किल है, कैपेबिलिटी है, तो मैं रुकने वाला थोड़ी हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज क्या करूंगा मैं, क्रिएट करूं। तो ये चीजें थी। तो इससे ये लगा, ये तो अगर कुछ टैलेंटेड लोग ऐसा करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एक प्रॉपर्टी हो जाएगी, कुछ लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो लोगों का फ्रीडम तो और ज्यादा क्या होने लगा, वायलेट होने लगा। इसलिए जरूरत पड़ेगी तो रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तो वहां से आर्टिकल 19 से भी हटाया गया बच्चे, उसको डिलीट किया गया। और आर्टिकल 31 जो था बच्चे, उसको भी डिलीट किया गया था बच्चे। ठीक है, और इसको लीगल राइट हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट है बच्चे, इसको हम मैनेज करेंगे। ठीक है ना, जैसी कंडीशंस होगी उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज है बच्चे, जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टेन्योर 6 ईयर हो चुका था, उसको वापस 5 ईयर किया गया। ये क्वेश्चन पूछता भी है बच्चे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमने लोकसभा के टेन्योर को 5 ईयर कर दिया, 6 ईयर किया, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू वापस 5 ईयर किया गया। तो बच्चे वहां पे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है बच्चे, वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, कि जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, वही इस डिस्प्यूट को क्या करेगी, सॉल्व करेगी बच्चे। ठीक है ना, और अगर आप नेशनल इमरजेंसी चाहिए बच्चे, ठीक है ना, शैल नॉट एक्सेप्ट ऑन द रिटर्न ऑफ द रिटर्न रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी ने तो क्या किया, कैबिनेट ने डिमांड ही नहीं की थी, कैबिनेट की मर्जी नहीं थी, तो इंदिरा गांधी की मर्जी उन्होंने लगा दिया, रिटर्न में होना चाहिए। अगर आपको नेशनल इमरजेंसीज लगानी है तो कैबिनेट का एक रिटर्न चाहिए मुझे, कि कैबिनेट को लग रहा है कि नेशनल इमरजेंसीज की जरूरत है, तभी वो नेशनल इमरजेंसी जो बच्चे वो क्या होगी, प्रोक्लेम होगी।
नो, नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम नहीं की जाएगी, तो ये ध्यान में रखना है। जनता पार्टी थी। 78 से लेकर 79 तक जनता पार्टी पावर में है ना। तो इंदिरा गांधी के जितने भी अमेंडमेंट थे उन सारे को फिर से रिपील किए गए, चेंज किए गए। तो वो जनता पार्टी सरकार में हुई थी और मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री थे। बाद में 1 साल ही ये गवर्नमेंट रही पावर में, ठीक है ना। वापस 80 में दोबारा कांग्रेस पावर में आ जाती है बच्चे, और ठीक ठाक मेजोरिटी से आ जाती है, ठीक है। मतलब 1967 तक बच्चे, ठीक है, 1967 तक इंडिया में सिंगल पार्टी डोमिनेशन था बच्चे। पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स होते हैं बच्चे, सिंगल पॉलिटिकल पार्टीज, बाई पॉलिटिकल पार्टीज और मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज, और एक और टाइप होता है सिंगल डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। तो 50 से लेकर 1950 से लेकर 1967 तक कांग्रेस वन पार्टीज डोमिनेशन था बच्चे, सेंटर में भी और स्टेट में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक हम लोग करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से बच्चे, ठीक है। तो कांग्रेस, तो उस समय मतलब जो कांग्रेस के लोग थे ना वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिकल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने डेमोक्रेसीज ले लिया, उस डेमोक्रेसीज को वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट देते थे। 67 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि स्टेट लेवल पे जो कांग्रेस की एक पकड़ थी, स्टेटों पे जो एक कांग्रेस की कंट्रोलिंग थी, वो खत्म होने लग गई। वो खत्म इसलिए होने लगे कि 67 के बाद से जो सेंटर में कांग्रेस है बच्चे, वो स्टेट कांग्रेस के जो हेड होते थे उनको लगा अपॉइंट करने, सेंटर से बैठकर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले स्टेट में जो कांग्रेस पार्टी है तो वहीं के लोग क्या करते थे, कांग्रेस का हेड होता था। हर स्टेट का एक कांग्रेस हेड होता है, बीजे। यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, वो पार्टी रेगुलेट होनी शुरू कहाँ से हो गई, सेंटर से सेंटर का इंटरफियरेंस हो गया। अब सेंटर जो है, पहले कांग्रेस क्या करता था कि उसी लीडर को टिकट देता था जो उस एरियाज में फेमस होता था, उसको वोट भी मिलती थी। अब क्या हो गया कि नहीं, सेंटर से डिसाइड होगा कि वहां से टिकट किसको दिया जाए। अब तुम यहां से कैसे डिसाइड कर दोगे दिल्ली में बैठ कर, और तुम, ठीक है ना, यूपी में कांग्रेस के कौन प्रेसिडेंट होंगे, तुम यहां से डिसाइड कर रहे हो, जबकि होना तो वहां से चाहिए। तो आप कैसे जीतोगे। 67 के बाद से ये चीजें होंगी। और जो डेमोक्रेटिकल एक प्रिंसिपल्स थे वो पूरी तरह से अबॉलिश करना इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसको क्या कर दिया, सेंट्रलाइज करना शुरू किया। तो 67 के बाद से कांग्रेस के अगेंस्ट लोग खड़े हुए, और 67 के बाद से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ओरिजिनेशन होता है बड़े लेवल पे बच्चे। और धीरे धीरे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, इंडिया को और ही ज्यादा डेमोक्रेटाइज किया। एक पार्टी रहती तो इंडिया को उतना डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होता। तो अगर क्वेश्चंस कभी ये आता है कि इंडिया के डेमोक्रेटाइजेशन में किसका बहुत बड़ा रोल है, तो वो रीजनल और पॉलिटिकल पार्टीज का बच्चे। हमारे यहाँ रिलीजन, कास्ट, इनने ना क्या कर दिया गलती से, इसने और डेमोक्रेटाइजेशन किया था बच्चे। नहीं होता इतना, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं शुरू होती। कास्ट पॉलिटिक्स जो है बच्चे, उसने इंडिया को और ज्यादा डेमोक्रेटाइज कर दिया, और ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया, रिलीजन्स, ये सारी ऐसी कल्चर, ये ऐसी सारी चीजें हैं बच्चे जो इंडिया का बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन करती हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आए बच्चे, क्लियर। तो 67 के बाद से सिचुएशन खराब हो गई। और फिर तुम बाद में देखो कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कितनी अच्छी एक रीजनल लेवल पे ना बैलेंस बना लेती है। मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मन मर्जी करना शुरू कर दे, नहीं कर सकती है। अगर स्ट्रांग, ठीक है ना, जैसे अब वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में, वो इतने स्ट्रांगली स्टैब्लिश है ना, आप उनको हिला नहीं सकते हो। हाँ, भले सेंटर में वो गवर्नमेंट ना बना पाए, लेकिन बनने भी नहीं देंगे, ठीक है ना। अब देखो अगले इलेक्शंस जब होगा तो क्या रहता है, या यूपी का जो इलेक्शंस होता है उसके बाद देखो क्या। तो ये चीजें भी हमें समझनी है बच्चे। ये पार्ट ऑफ द जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, ये वाला जो चीजें मैंने बताया, ये बच्चे तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट है बच्चे, ठीक है। और ठीक है,
एक रिटेन रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमने देख ही लिया बच्चे, ठीक है। एंड 61st है बच्चे, ये आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, किसी न किसी पेपर में पूछ ही लेता है बच्चे। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है ना। मतलब पहले जो वोटिंग एज थी, मिनिमम वोटिंग एज जो होती थी वो 21 ईयर होती थी बच्चे, उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया गया, तो ये ध्यान में रखना बच्चे, ठीक है। और 65th 90s में बच्चे, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। मतलब 67 से पहले हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया था बच्चे। 90s में हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था बच्चे। और जो 69th है बच्चे, ये न्यूज में आता रहता है, जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर और किसके बीच में फाइट होगा बच्चे, सीएम के बीच में, हर समय तुम्हें न्यूज़पेपर ना एडिटोरियल आएगा ना, तो उसमें 69 देखने को मिलेगा बच्चे, क्योंकि 69 के थ्रू ही बच्चे, ठीक है ना, दिल्ली में बच्चे, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरीज डिक्लेयर किया गया, ठीक है। और यहाँ पे 91 में जाके बच्चे फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो फॉर्म हुई बच्चे। अब लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो बनाएगी वो 70 सीटों की है बच्चे, 70 सीट्स हैं दिल्ली में, ठीक है। ठीक है। अब जो 73rd एंड 74th बच्चे, ये है 73rd जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये है पंचायती राज से बच्चे। तो जो 92 का जो 17th है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है बच्चे, इसने क्या कर दिया, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया बच्चे। पंचायती राज था पहले भी, ठीक है, लेकिन उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं था, तो लोग गांव के प्रधान की सुनते भी नहीं थे, ठीक है ना। कोई अकाउंटेबिलिटीज नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, तो पंचायत का। और इसी के साथ जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था बच्चे, इसके साथ ही एक और शेड्यूल ऐड हुआ, वो था शेड्यूल 11। मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने करके पंचायती राज लाए, कोई पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया, और शेड्यूल 11 हमने ऐड करके पंचायत के पास कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिस पर पंचायत को पावर होगा बच्चे। तो 29 सब्जेक्ट जो था वो 11 शेड्यूल में पंचायत को दिए गए, लेकिन अभी उसके पावर को बढ़ाया नहीं जा रहा है। मतलब 29 सब्जेक्ट हैं जिसपे पंचायत लॉ बना सकती है बच्चे। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो यहाँ तक बताओ बच्चों। माया, अनुष्का, जुवेरा बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो बताओ, ठीक है। एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है रिलेटेड टू एनसीडी, ठीक है। एनसीडी है बच्चे, तो उसके पावर, उसका जुरिडिक्शन, उसका फाइनेंस, ये 74 में आता है बच्चे। तो 74 में हमने एनसीडी को दे रखा है बच्चे। और जो शेड्यूल ऐड हुआ था 74 की वजह से बच्चे, वो था शेड्यूल 12। और 18 सब्जेक्ट पे बच्चे लॉ कौन बनाएगा, एनसीडी, ठीक है। और पंचायती सिस्टम यानी लोकल जो गवर्नेंस, लोकल जो सिस्टम है बच्चे, लोकल गवर्नेंस जो सिस्टम है ना, ये इंडिया को और ही ज्यादा डेमोक्रेटिक करता है, डिसेंट्रलाइजेशन और ज्यादा हो जाता है बच्चे। अब पंचायत के पावर धीरे धीरे बढ़, और जो ये पंचायती सिस्टम है बच्चे, ये फीमेल एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करता है, वुमेन्स इंपावरमेंट को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए सीटें, फीमेल्स के लिए सीटें रिजर्व हैं। 1/3 सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड्स कास्ट और वुमेन्स के लिए। और हर एक स्टेट ने अपने इस लॉ में कुछ रिफॉर्म्स करके कहीं कहीं पे तो 50% तक कर रखे हैं नीचे। तो गांव की महिला ही क्या होगी, प्रधान होगी, ठीक है ना। लेकिन पति प्रधान जो है वो काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पैट्रियार्टिक सिस्टम है बच्चे। तो महिलाओं को थोड़ा सा पढ़ना लिखना पड़ेगा, अपने पावर को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है तुम लोग को। 73rd एंड 74 बच्चे, 75th छोड़ सकते हो बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है 75th करने का। एंड 80
थर्ड भी कोई जरूरत नहीं है इसमें। 86 करना है बच्चे, ठीक है ना। 86 इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया था। और यहीं पे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को बच्चे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और आर्टिकल 21 को ऐड कर दिया था बच्चे। आर्टिकल जो 21 ए है बच्चे, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के थ्रू फंडामेंटल राइट में आता है बच्चे। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चे, जो आपके पास ड्यूटीज थी बच्चे, वो कितनी थी 86 से 2002 से पहले, वो थी 10। तो एक ड्यूटीज भी क्या हो गई, ऐड हो गई बच्चे फंडामेंटल राइट। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नॉन जस्टिबल नेचर का है बच्चे, मतलब जस्टिस नहीं मिलेगा इस पे, तो इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये थोड़े से आर्टिकल हैं बच्चे जो इम्पोर्टेंट है, बाकी रीडिंग कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ थोड़ा सा, ये 91st जो 2003 में था बच्चे, ये थोड़ा सा आया था, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने लोग आएंगे बच्चे। तो 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे लोग बच्चे, ठीक है ना। और स्टेटों के लिए कितना कर दिया था, 12। और दिल्ली के लिए कितना कर रखा है, 10 बच्चे। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। बाकी ठीक है। और एंटी डिफेक्शंस लॉ बच्चे, मतलब लोकसभा में अगर लोकसभा में किसी मेंबर के अगेंस्ट एंटी डिफेक्शंस लॉ लाना है बच्चे, तो वो कौन ला सकता है, लोकसभा स्पीकर बच्चे। ये ध्यान में रखना, ये मत टिक कर देना प्रेसिडेंट। लोकसभा स्पीकर जो है बच्चे, वो एंटी डिफेक्शंस लॉ का यूज करके किसी को उसके पोस्ट से हटा सकता है, मेंबरशिप उसकी कैंसिल कर सकता है बच्चे। अरे सॉरी, मैंने वहां पे, ठीक है, गलत बोल दिया था बच्चे। वो 12% नहीं है, मतलब काउंसिल में 12 से कम नहीं होनी चाहिए बच्चे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कम से कम 12 होनी चाहिए। 15% अगर निकाला, उसका एक्सेप्शन सिर्फ दिल्ली है बच्चे, जहां 10 है, ठीक है ना। 10% है, 7 आते हैं बच्चे दिल्ली वाले में, बाकी जगह पे नहीं, ठीक है। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं बच्चे, ठीक है, एक बार इसको रीचेक करना पड़ेगा, 12 है या 12% है। एक बार इसको देख कर बताऊंगा बच्चे, मत इसको नोट करना, अपने दिमाग से भी रेस करके रखना। कंफ्यूजन हो रहा है, वो लेस देन 12 है 15% का, या फिर लेस देन 12 है या 12% है। एक बार मैं देख लूंगा, मैं कल तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में अपडेट करूंगा, ये ध्यान में। अब हम्म, ना ना ना, कहने का मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा ना बच्चे, तो स्टेट में क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उसका 15% होना चाहिए, और नॉट लेस देन 12, 12 से कम लोग ना हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं मैंने इसको 12% पढ़ा था, वही मैं इसीलिए बोला था कि इसको अभी छोड़ के रखना। एक बार मैं इसको देखूंगा कि 12% है या लेस देन 12 है, ठीक है बच्चे। और ये जो एंटी डिफेक्शंस लॉ है बच्चे, पहले जब ये आया था एंटी डिफेक्शंस लॉ में, तो अगर कोई मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है ना, एक कैंडिडेट के फॉर्म में आता है बच्चे, ठीक है, मेंबर बनता है, और वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी मेंबरशिप क्या हो जाती थी, कैंसिल हो जाती थी।
लेकिन अगर उसी पॉलिटिकल पार्टीज के 1/3 मेंबर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में अगर जाते हैं बच्चे, तो फिर उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अब इस चीज को अमेंड कर दिया गया है बच्चे, अगर 1/3 लोग, थर्ड या फिर 1 मेंबर भी कि एक पार्टीज को छोड़कर अगर दूसरी पार्टी में जा रहा है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करेगा बच्चे। तब हाँ, पहले इससे बच रहे थे कि 1/3 मेंबर अगर गए तो उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए नहीं अप्लाई होगा क्योंकि वहां पे मर्ज हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज, इसलिए उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगे। लेकिन अभी वाले में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज कर दिया है इसको बच्चे, और कह रहे हैं कि 1/3 मेंबर अगर जा रहे हैं दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, या 1 मेंबर भी जा रहा है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई करेगा, मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। तो इसको बड़ी लेकर एक डिस्प्यूट रहता है बच्चे, एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर भी। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे जो तुम लोगों को याद रखने हैं। क्लियर है बच्चे? इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन्स? अनुष्का, जुवेरा, माया, क्लियर? चलो बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम शुरू करेंगे बच्चे, वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव्स एंड द स्टेट लेजिस्लेचर बच्चे। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि स्टेट लेजिस्लेचर की क्या डिफिनीशंस होती है बच्चे, तो स्टेट लेजिस्लेचर को जब भी डिफाइन करोगे बच्चे, तो गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उन तीनों को अगर इंक्लूड कर देते हैं बच्चे, तो फॉर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बच्चे। लेकिन कुछ जगह पे स्टेट काउंसिल नहीं होती, तो वहां पे सिर्फ गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है ना। लगभग 6 स्टेट हैं जहाँ पे काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। हर एक स्टेट में बच्चे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगा, ये कंपल्सरी। लेकिन हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है। वो स्टेट डिमांड पे पार्लियामेंट जो है बच्चे, वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करती है कि बहुत बड़ा स्टेट है, वर्क ज्यादा है, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, वो किसी भी लॉ को बनने में लेट करती है, लॉ ही नहीं बनने देगी। उस लॉ में इतना लेट कर देगा ना, वो 3 से 4 महीने तक वो लॉ को रोक सकता है। जिस स्टेट में मैक्सिमम 4 मंथ है, मिनिमम 3 मंथ है बच्चे, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी लॉ को 3 मंथ तक होल्ड करके रख सकती है, मैक्सिमम 4 मंथ हो सकता है बच्चे। तो जहां है ये परेशान ही करते हैं बच्चे। तो ये किसी भी लॉ, एक मुझे लॉ फॉर्म करना है लेकिन वो लॉ इसलिए फॉर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपना कंसेंट नहीं दे रहा है बच्चे। लेकिन जब भी डिफिनीशंस पूछा जाए बच्चे कि स्टेट लेजिस्लेचर की डिफिनीशंस क्या होती है, तो गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तीनों को अगर इंक्लूड कर देते हैं बच्चे, फॉर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब इसमें जो गवर्नर होता है बच्चे, ठीक है ना, तो सेम पर्सन को बच्चे हम लोग 2 स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं, या वो 2 स्टेट का वो क्या हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, ठीक है ना। एक स्टेट का गवर्नर, ठीक है ना, सिंगल स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है, और 2 या 2 से अधिक स्टेटों का भी तुम उसे क्या कर सकती हो, गवर्नरशिप्स दे सकती हो। सैलरी उसे दोनों स्टेट्स का मिलेगा बच्चे, ठीक है। लेकिन जिस स्टेट का वो गवर्नर है उसकी तो पूरी सैलरी दी जाती है, और दूसरे अदर स्टेट की जो सैलरी होती है बच्चे, वो पूरी तो नहीं होती है, वो कुछ पार्ट, उस कुछ पार्ट जो है वो सैलरी के फॉर्म में मिलता है, पूरा सैलरी नहीं दी जाती है बच्चे। स्टेट, हाँ, 2 स्टेट का गवर्नर हो सकता है सिंगल पर्सन। एक तो जिस स्टेट का वो गवर्नर है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, गवर्नर होना ही चाहिए बच्चे। जिस तरह से प्रेसिडेंट की एक पोस्ट है, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए,
उसी तरह से गवर्नर की भी एक पोस्ट है बच्चे, गवर्नर भी होना चाहिए। ठीक है, जिस स्टेट का उसे कंप्लीट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला था बच्चे, उस स्टेट की तो उसे पूरी फुल सैलरी आपको देनी पड़ेगी बच्चे। लेकिन किसी अदर स्टेट का आप एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो बच्चे, ठीक है, तो वहां पे आप उसकी सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हो बच्चे। ठीक है, और जो गवर्नर होता है बच्चे, इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है बच्चे, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। कभी ऑप्शन में टिक नहीं करना है कि गवर्नर जो है वो 5 ईयर के लिए अपॉइंट होता है बच्चे। नॉर्मल कंडीशन में हम 5 ईयर्स देख सकते हैं बच्चे, लेकिन जो गवर्नर होता है वो 5 ईयर्स के लिए नहीं होता है बच्चे। गवर्नर जो है 5 ईयर के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। क्लियर है बच्चे? यानी द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ सेंटर स्टेट में ना बड़ा झगड़ा होता है बच्चे, सेंटर स्टेट रिलेशंस को जब हम देखेंगे बच्चे, तो उसमें कई कमिटीज बन, वहां पे तो बहुत सारी कमिटीज ने ये एडवाइस किया है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते समय स्टेट सीएम को इन्वॉल्व किया जाए। हाँ, क्लैश बहुत अधिक होता है, तो कुछ कमिटीज तो बोलती हैं। ठीक है, अभी हम हमें सेंटर स्टेट रिलेशन में कुछ कमिटीज भी पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, राजमन्नार कमिटीज, सरकारिया कमिटीज, पुंछी कमीशंस। ठीक है, ये जो है वो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कमिटीज हैं। सेंटर स्टेट के बीच में जो कन्फ्लिक्ट थे उनको रिजॉल्व करने की इन्होंने कुछ एडवाइस दी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सरकारिया कमीशन है। ठीक है, ये काफी न्यूज में रहता है ये बच्चे। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉर्मल टेन्योर जो होता है बच्चे गवर्नर का 5 ईयर है। क्वालिफिकेशन टू बी अ गवर्नर तुम देख सकते हो बच्चे, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ही मस्ट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट बच्चे। ठीक है, तो गवर्नर बनने के लिए, हाँ हाँ, ही एंड सी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मतलब आदमी नहीं, ही एंड सी है। ठीक है ना, टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है बच्चे, ही एंड सी कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और जो गवर्नर की सैलरी होती है बच्चे, वो स्टेट कॉन्सोलिडेटेड फंड से क्या की जाती है, दी जाती है बच्चे। ठीक है, तो हम सैलरी तो नहीं, मॉल्यूमेंट्स ही देते हैं उन्हें, सैलरी नहीं देते हैं। तो सारा जो भी चीज़ें होती हैं बच्चे, वो गवर्नर के थ्रू दी जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब जो गवर्नर है बच्चे, इसके पास क्या क्या पावर है बच्चे, तो टू अपॉइंट द एडवोकेट जनरल बच्चे, जो स्टेट का लीगल ऑफिसर होता है बच्चे। जैसे हमने यूनियन लेवल पे लीगल जो ऑफिसर होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, स्टेट का जो लीगल ऑफिसर होता है उसको एडवोकेट जनरल बोला जाता है बच्चे। तो जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो गवर्नर के थ्रू होती है। स्टेट जो यूनिवर्सिटीज होती हैं बच्चे, स्टेट में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं बच्चे, उसका जो बीसी होता है, वाइस चांसलर जो होता है, जिसको हम लोग हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज का वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं। और गवर्नर सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, चांसलर होता है। ये अपने दिमाग में रखना है मुझे। स्टेट जो पब्लिक कमीशन होता है, पब्लिक सर्वेंट, स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो उसके मेंबर और चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है, सॉरी गवर्नर के थ्रू। लेकिन रिमूव कौन कर सकता है, टर्मिनेट कौन कर सकता है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर अपॉइंट करता है बच्चे, ये ध्यान रखना, भूलना मत, क्वेश्चन यहीं पे पूछेंगे। ठीक है ना, कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं और जो चेयरमैन है, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है बच्चे, वो होती है गवर्नर के थ्रू होती है। गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर देगा। लेकिन अगर उन्हें उनके पोस्ट से मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव कौन कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कर सकता है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, और अगर कोई स्टेट है बच्चे, वहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो वन एंग्लो इंडियन मेंबर को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। और अगर उसी स्टेट में बच्चे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ध्यान से सुनना,
अगर उसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है बच्चे, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/6 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट किए, नॉमिनेट किए जाते हैं बाई गवर्नर। वहां पे भी आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, इस फील्ड से 1/6 मेंबर को गवर्नर क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और गवर्नर के पास आर्बिट्रीज पावर होता है बच्चे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करेगा। उसके लिए ये कंडीशंस नहीं है कि प्रेसिडेंट में जो तुमने पढ़ा ना वो चिपका मत देना इसमें। प्रेसिडेंट के लिए एड एंड एडवाइस है, गवर्नर के लिए नहीं। गवर्नर आर्बिट्रीज पावर का यूज कर देगा बच्चे, हाँ तभी क्लैश होता है। उसके पास पावर है आर्बिट्रीज, वो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, अपने विवेक का, अपने विजडम का वो यूज कर सकता है बच्चे, तो वहां पे आर्बिट्रीज पावर आ जाती है। गवर्नर के पास पार्डन की भी पावर होता है बच्चे। गवर्नर के पास जैसे एग्जीक्यूटिव पावर हमने देखा, जैसे हमने एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास, एग्जीक्यूटिव पावर में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ये गवर्नर की क्या हुई, एग्जीक्यूटिव पावर। बाकी के उस स्टेट में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसके जो भी ऑफिसर्स होंगे बच्चों, उन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नर कर रहा है बच्चे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के में ये पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव पावर है बच्चे। प्लस गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। स्टेट में सेशंस को समन कौन करेगा, स्टेट गवर्नर। प्रेसिडेंट मत टिक कर देना वहां पे। स्टेट में भी तो सेशंस होते हैं, बजट सेशंस होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन। इसको समन कौन करेगा, गवर्नर करेगा। और वहां पे स्पीकर की पोस्ट नहीं होती है, चेयरमैन होता है। ठीक है, हाउसेज का प्रेसिडेंट होगा, स्पीकर की पोस्ट नहीं दी जाती, वहां चेयरमैन होता है। हाउस इंचार्ज जो होता है वो चेयरमैन को बनाया जाता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है बच्चे। क्लियर है बच्चे इतनी चीजें, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू अगर कोई बिल है बच्चे, ठीक है ना, तो गवर्नर के पास बच्चे किसी बिल पे एसेंट देने के पावर्स दिए गए हैं बच्चे, ठीक है ना। मे गिव हिज एसेंट, ठीक है ना। मे विदाउट होल्ड हिज एसेंट, मे रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट बच्चे। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस आर्टिकल के थ्रू गवर्नर स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है बच्चे। क्लियर है बच्चे, वो है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के थ्रू प्रेसिडेंट जो है बच्चे, सॉरी गवर्नर जो है, वो स्टेट बिल को, स्टेट बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है बच्चे, रिजर्व कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के लिए वो क्या कर देगा, रिजर्व कर देगा। ये ध्यान में रखना। और प्रेसिडेंट के एसेंट्स के बाद ही वो बिल लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट होगा बच्चे, ठीक है। और जो, हाँ बच्चे, बच्चे मैं ये बोल रहा था कि जो आर्टिकल 200 है बच्चे, आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास ये पावर दिया गया है बच्चे कि गवर्नर स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है फॉर अ कंसेंट, फॉर अ एसेंट। और प्रेसिडेंट वो तभी उस तरह के बिल को रिजर्व करेगा जो बिल नेशनल इंटरेस्ट में हो बच्चे, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड वो बिल है। उस बिल को आर्टिकल 200 के थ्रू वो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देगा, प्रेसिडेंट को भेज देगा। प्रेसिडेंट जो है उनके पास पावर होता है बच्चे कि वो हाउस में उस बिल को री चेंज के लिए भेज सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट को लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो उस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वापस भेजा जा सकता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। एंड फिर प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद से बच्चे वो लॉ के फॉर्म में क्या होगा, इम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान में रखें। क्लियर है बच्चों। वो नीचे दिया हुआ है बच्चे, ऑल्सो रिजर्व द बिल अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई बिल है स्टेट का, वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हो जा रहा है बच्चे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम प्रोविजंस के एकदम अगेंस्ट है बच्चे, ठीक है ना।
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के एकदम अगेंस्ट जा रहा है तो उस तरह के बिल को प्रेसिडेंट के एसेंस के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, रिजर्व करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, मतलब एकदम अगेंस्ट है लार्ज इंटरेस्ट के, तो उस कंडीशन में नेशनल इंपॉर्टेंट से हो सकता है बच्चे। इस तरह की कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है बच्चे, गवर्नर जो है वो किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है। प्लस ये भी ध्यान में रखना है बच्चे, आर्टिकल 213 में बच्चे गवर्नर को ऑर्डिनेंस का पावर दिया गया है। गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस पावर दिया गया गवर्नर को। कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली रनिंग में नहीं है बच्चे, क्योंकि कोरम चाहिए वहां पे भी, और कोरम नहीं है तो उस कंडीशन में क्या कर सकता है गवर्नर, किसी बिल को लॉ के फॉर्म में, मतलब ऑर्डिनेंस का यूज करके उसको लॉ में कन्वर्ट कर सकता है बच्चे। लेकिन फिर वही है 6 मंथ और 6 डे वाली कंडीशन। विद इन 6 मंथ में आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस को स्टार्ट करके उस बिल को पास करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, आर्टिकल 213 समझ में आया बच्चों? 213 समझ में आया बच्चे आर्टिकल आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चे। ठीक है ना, अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जज जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं बच्चे, उस अपॉइंटमेंट में, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में 3 लोग होते हैं बच्चे, 3 मेंबर्स आते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर। जिस स्टेट में वो हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है बच्चे, वो 3 लोगों के लिए। लेकिन फाइनल जो एसेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये ध्यान में रखना कि हाई कोर्ट की, और शपथ जो होगा वो गवर्नर के सामने ही होती है, कि ओथ जो सेरेमनी होती है बच्चे, वो गवर्नर ओथ सेरेमनी कंडक्ट कराते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हो बच्चे। चांसलर वाला मैंने बता दिया तुम लोग को, वाइस चांसलर। ठीक है ना, बजट। ठीक है, मनी बिल जो है बच्चे। ठीक है, तो मनी बिल्स को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है बच्चे तो प्रायर परमिशंस की जरूरत पड़ती है बच्चे। ठीक है ना, आपको एडवांस परमिशंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और एडवांस परमिशंस के बाद ही, ठीक है ना, एडवांस परमिशंस के बाद ही उस बिल को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास मनी बिल को लेकर ज्यादा पावर होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल वही सेम जो हमने लोकसभा और राज्यसभा में देखा था बच्चे, सेम वही अप्लाई कर दे। क्लियर है बच्चों? हाँ, एक चीज इंटरेस्टिंग है बच्चे, जब गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिटेशन है बच्चे कुछ कंडीशंस में। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर के पास ही पावर होती है बच्चे। जैसे प्रेसिडेंट रूल के लिए वो क्या कर सकता है, इम्पोजिशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, रिकमेंडेशंस कर सकता है बच्चे। तो किसी भी बिल को वो रिजर्व कर सकता है बच्चे। ठीक है ना, और वो जो है वो, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं बच्चे, उसके एडिशनल चार्जेस उसको दिए जा सकते हैं बच्चे। और डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ऑटोनोमस ट्राइबल है बच्चे। ऑटोनोमस यहाँ पे ट्राइब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। तो जो भी वहां पे रॉयल्टी जनरेट होगी ना, गवर्नर वो रॉयल्टी जो ट्राइब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है बच्चे, उसको क्या कर देगा, दे देगा उस एरियाज में डेवलपमेंट के लिए। ये गवर्नर के पास पावर होता है बच्चे। उस एरियाज में जो भी माइनिंग हो रही है, उससे जो भी रॉयल्टी जनरेट होगी, वो रॉयल्टी जो है वो गवर्नर क्या कर सकता है बच्चे, वहां पे कर सकते, मतलब गवर्नर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देगा फॉर अ ट्राइब्स डेवलपमेंट के लिए। बाकी जगह पे ऐसा नहीं है बच्चे। तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में गवर्नर के पास बाकी स्टेटों के गवर्नर से कुछ ज्यादा पावर होती है बच्चे। ठीक है, और जो सीएम है बच्चे, जो चीफ मिनिस्टर है, वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बच्चे टाइम टू टाइम गवर्नर को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल कराएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है बच्चे। ठीक है ना,
ठीक है ना, जैसे नीचे तुम्हें मिल ही गया है बच्चे, while the exercising the special responsibility as directed by the special responsibilities as directed by the president, the governor is not bounded by the advice of the council of minister of state बच्चे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के से वो बाउंडेड नहीं है बच्चे, जिस तरह से प्रेसिडेंट बाउंडेड है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, नहीं भूलना है यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ठीक है, नेक्स्ट आओगे बच्चे, हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर है बच्चे। ठीक है ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर में वही स्टेट काउंसिल, गवर्नर, वन या टू हाउसेस हो सकते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ स्टेट हैं बच्चे जहाँ पे दो हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, बाई कैमरल है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी खत्म करने की डिमांड हो रही है बच्चे। मतलब काउंसिल को फॉर्म करना और काउंसिल को फिनिश्ड करना, ये पावर जो है बच्चे पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं होता है बच्चे। और जो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है बच्चे, वो अपर हाउस होती है। जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस है बच्चे, उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अपर हाउस है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लोअर हाउस हो सकता है। तो ये बेसिक ध्यान में रखना है बच्चे। तो मैं थोड़ा सा इंडिया का एक बार मैप देख कर जाना, वो इसलिए पॉलिटिकल मैप, तो हो सकता है बच्चे वो क्रॉनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए दे देते हैं, किस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ठीक है, मतलब कम, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, कुछ इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है बच्चे। तो पॉलिटिकल मैप देख लेना, नंबर नहीं याद होंगे। तुम सोचोगे ना कि रट लूं, वो नहीं याद होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि मैप देखने से ना इमेज एक दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये एरिया बड़ा है तो यहाँ से, क्योंकि एरिया एंड पॉपुलेशन के बेसिस पर तो यहाँ से ज्यादा आ सकते हैं, यहाँ से कम आ सकते हैं। तो एरिया अगर दिमाग में सेट हो गया तब तो वो क्वेश्चन लग जाता है, वरना फिर वो लगाना थोड़ा सा टफ होता है बच्चे। तो वहां पे ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है बच्चे। ठीक है ना, और जहां भी हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करेंगे बच्चे, ठीक है ना, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 1/3 मेंबर होने चाहिए बच्चे उसमें। ठीक है ना, 1/3 होने चाहिए, या मिनिमम 40। समझ रहे हैं? कोई स्टेट जैसे दिल्ली है बच्चे, दिल्ली में हम क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म कर सकते हैं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 70 का अगर 1/3 निकाल दो, मान लेते हैं कि 21, मिनिमम कितना होना चाहिए? 40। तो ये दोनों 40 या 40 से ज्यादा, 1/3 तो है प्लस मिनिमम 40, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी बच्चे, तभी उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म होगी, न तो नहीं बन पाएगी बच्चे। राजस्थान काफी समय से डिमांड कर रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का कि बना दो बना दो, नहीं हो रहा वहां पे बच्चे। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं बच्चे, इसके मेंबर जो इलेक्ट किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू बच्चे। ठीक है ना, और कहाँ से कितने मेंबर आएंगे वो नीचे बताया गया है बच्चे। पूरे जो मिनिमम 40 ही मान लेते हैं, या 40 से ज्यादा हैं बच्चे, तो 1/3 शैल बी इलेक्टेड द मेंबर ऑफ म्युनिसिपल पार्टीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लोकल अथॉरिटी, ये लोग चुनकर भेजते हैं बच्चे। 1/3 मेंबर जो आएंगे बच्चे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से। 1/12 शैल बी इलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट, जो यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट ने चुन रखा है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रेसिडेंट और ये सारे जो होते हैं। एंड 1/12 शैल बी इलेक्टेड बाय द टीचर्स, टीचर जो यूनियन होता है वहां से। और रिमेनिंग जो 1/6 मेंबर होते हैं बच्चे, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ठीक है ना, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, नॉर्मल टेन्योर इसका 5 ईयर होता है, और जो लेजिस्लेटिव होता है बच्चे, वहां पे रिटायरमेंट एवरी 2 ईयर्स पे 1/3 का होता है, और वो 6 साल रहते हैं बच्चे। ठीक है ना, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक परमानेंट हाउस है, नॉट अ डिसॉल्व। लेजिस्लेटिव असेंबलीज एवरी 5 ईयर्स पे क्या होगा? डिसॉल्व होगा। और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की 5 ईयर जो काउंटिंग होती है, न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द फर्स्ट सिटिंग से 5 ईयर बच्चे।
जैसे ही न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, पहली जो सीटिंग होगी उससे 5 ईयर हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर। तो ये चीजें जो होनी चाहिए बच्चे, तो ये ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है। क्वालिफिकेशंस अगर पूछता है बच्चे, तो इंडियन सिटीजनशिप्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, मिनिमम एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए 25 बच्चे। ठीक है ना। और क्वालिफिकेशंस जो पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 में जो है बच्चे, और जो अमेंडमेंट आया है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 है, तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तभी आप क्या हो सकता है बच्चे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर हो सकते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है बच्चे, वहां पे आपकी एज चेंज करके कितनी कर दी जाती है, 30 ईयर्स बच्चे। तो ये एक तुम्हारा लेजिस्लेटिव असेंबलीज और ये चीजें थी बच्चे। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अनुष्का, माया, जुबेरा, कोई डाउट बच्चे? ठीक है। अगली अब क्लास में बच्चे वेडनेसडे को हम पंचायती सिस्टम करेंगे पूरा। ठीक है। तो फिलहाल इतना अपना रिवीजन करके रखो। ठीक है। कोई दिक्कत? इतना पढ़ते चलो। क्लास सही चल ही रही है हम लोग की, कंटिन्यू 1.5 घंटे तक। ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछ लो, डाउट हो जो भी तुम लोग के दिमाग में है। कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। माया, अनुष्का, जुबेरा। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट बच्चे। हाँ बच्चे। यस माया, कुछ बोल रहे थे बच्चे? ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, वेडनेसडे को पंचायती सिस्टम करेंगे, तो एक बार पंचायती सिस्टम तुम लोग रीड करके रखना बच्चे। ठीक है ना। थोड़ा सा थोड़ा सा टफ है, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मली समझ में आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पंचायती सिस्टम से, ये फिक्स है बच्चे। वो पंचायती सिस्टम से एक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चे। ठीक है। पंचायती सिस्टम जब हो जाएगा तो हमें जुडिशियल सिस्टम कर लेना है। ठीक है ना। तो अगर जुडिशियल सिस्टम हो जाने के बाद, इसके बाद जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो करके हम अपना खत्म कर लेंगे बच्चे। नहीं, अभी और है। वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसमें। उसमें ना जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और ये सारी चीजें, उसमें कमीशन नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में पंचायती कमेटीज के नहीं है ना, वो कर लें। ठीक है ना। तो वो उसमें पूरा नहीं है बच्चे, एक और भी है, वो कल मैं दूंगा। बाकी तुम लोगों को मैंने क्वेश्चंस पेपर भेज रखे, तो उसे क्वेश्चंस देखते रहो। पूछने का ट्रेंड यही है। हाँ, मतलब सभी लोग देखो, क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड यही रहता है बच्चे। ठीक है अनुष्का। हाँ बच्चे। चलो व्हाट्सएप में ग्रुप बनवा के बच्चे तुम लोग का ना क्वेश्चंस पेपर में फॉरवर्ड करते हैं। तुम लोग का ग्रुप बना हुआ है कोई? मैसेज इंडिविजुअल आता है? अच्छा। चलो मैम को मैं बोलता हूँ। वेडनेसडे बच्चे, टाइम इज 3 p.m। ठीक है। ठीक है, 3 p.m। प्रॉब्लम्स विच। हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चे, नेक्स्ट क्लास में जो भी छूटा होगा बच्चे, क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक है ना, वो मैं तुम्हें भेज दूँ। ठीक है ना। तो अगर और देख रहे तो मैं वो, जैसे आज तो रिकॉर्ड मैंने किया था, देखते हैं ऑन स्क्रीन, तो वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा बच्चे, या पेन ड्राइव में दे दूंगा, तुम अपने लैपटॉप से देख लेना उसको बच्चे।